मैं शेख सरदार अशरफी ऑल इंडिया दीनी सुन्नी तहरीक दावत अहले सुन्नत व जमात शाख महाराष्ट्र का अमीर और मस्जिद नहरी छोटा तकिया का इमाम व ख़तीब और सदर मुदरिस दारुल नहरी और इस शहर का मदरसा मिसबाह उल का भी नायब सदर मुदरिस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी ये वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ बारगाह हज़रत सैयद मखदूम सिमनानी रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से है। आप बहुत मुतारिक शख्सियत है। आप हुज़ूर सैयद मखदूम सिमनानी रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से है और आपने ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बानी भी हैं, नाज़िम भी हैं और इसके तहत आपने आलमी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली शहर में मुनक़िद हुई थी, हज़रत ने वो मुनक़िद कराए थे और हज़रत के ये जो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड है ये हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम रियासतों में ये काम कर रही है और हज़रत यहाँ पर ऑल इंडिया दीनी सुन्नी तहरीक दावत अहले सुन्नत की दावत पर हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के मौके पर कि लोगों में मोहब्बत बांटना है, नफ़रत को मिटाना है, ये हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम का पैगाम है। इसी को बताने के लिए, इसी की तशरीह के लिए हमारे शहर औरंगाबाद में आए। बड़ी खुशनसीबी की बात है, ये सादात है हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की औलाद से। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि हज़रत अपने ख्यालात क्या हज़रत हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं कि किसी भी आस्था को, किसी की भी आस्था को, किसी को भी ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं है, ना हमारा संविधान देता है और ना ही हमारी गंगा जमनी तहजीब इस बात की इजाज़त हमें देती है, ना हमारे भाईचारे की जो बाउंडिंग है इसकी इजाज़त देती है। तो समाजी एतबार से भी, कानून के एतबार से भी, दोनों एतबार से किसी को भी इसका हक़ हासिल नहीं। इसीलिए हमने इसके लिए आवाज़ उठाई, ईश निंदा कानून बनाया जाए। हमने ये नहीं कहा है कि प्रॉफिट के गुस्ताखों को सज़ा दी जाए, मैं तो ईश निंदा कानून ही की बात कर रहा हूँ। किसी को किसी भी मजहबी रहनुमा के शान में गुस्ताखी या उसके ख़िलाफ़ बोलने का, ऐसे अल्फाज जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुँचे, ये किसी को भी हक़ हासिल नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए कानून के एतबार से, नंबर 1। नंबर 2, अवेयरनेस नहीं है। अगर किसी ने कुछ बोला है तो या तो वो जानता नहीं है और या फिर वो जानबूझकर कर रहा है। तो जो जानता नहीं है उसके लिए हम इस तरह के प्रोग्राम सजा रहे हैं जहाँ पर हम प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसे उस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो नहीं जानता है, हमारे ज़रिए वो जब जानेगा तो मुझे यकीन है कि जान लेने के बाद वो कोई अपशब्द नहीं निकालेगा। हाँ, जो जानबूझकर कर रहा है तो ऐसे लोगों की जगह एक ही है। तो हमारा समाज नहीं है, हमारा मोहल्ला नहीं है, हमारा शहर नहीं है, हर ज़िले के अंदर एक दीवार खींच दी गई है ऐसे लोगों को रखने के लिए, उनकी जगह पर काम करने की थी। हम इतने कम्युनिटी करते रहे, लोग हमारे पास आते रहे, हमारा दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ, सबके लिए खुला हुआ है। हम लोगों से मिलते रहे, लेकिन आज ये लगता है कि आपके माध्यम से जो हमारी विचारधारा है सूफी संतों की, आज इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की और बार बार पहुंचाने की ज़रूरत है। पहले के दौर में और आज के दौर में थोड़ा सा फ़र्क आया है कि पहले आश्रमों में, खानकाहों में लोग खुद जाते थे शिक्षा और दीक्षा हासिल करने के लिए। आज थोड़ा सा माहौल बदला है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम पीछे नहीं हटे। जनता को इस शिक्षा की ज़रूरत है, कल भी थी और आज भी। प्लीज़ कंप्लीट हो जाने दें प्लीज़। कल भी ज़रूरत थी और आज भी ज़रूरत है। अगर आज वो नहीं आकर हासिल कर रहे हैं, हम उनकी ज़रूरत, उन तक पहुँचकर उनकी ज़रूरत को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका जवाब है, क्यों आप बाहर निकले और ये सजाया है, ये जवाब है।
मोहतरम एक सवाल है। हमने कई प्लेटफॉर्म से देखा है कि इस्लाम की बात होती थी, इस्लाम के बढ़ाने की बात होती थी कि अमन का पैगाम है, अमन का पैगाम। आज स्वरूप बदला है कि शक्ल बदली है। सवाल बड़ा तल्ख है, सूफीज़म के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम और सूफीज़म में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? सूफीज़म को हम लेके चल रहे हैं। सूफीज़म इज अ वे ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए सोल ऑफ इस्लाम। ठीक है, और यहाँ थ्योरी नहीं है। सूफीज़म के अंदर थ्योरी नहीं है कि बोलना एक होता है, सिर्फ बोलना, और अमल कैसे गायब। सूफीज़म के अंदर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकल करने की दावत देते हैं। तो आज प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, अमल की। अगर हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम ये कहता है, तो आदमी कहता है वो ठीक है, जो मुसलमान है वो फॉलो करे। लेकिन इंसानियत की दावत की ज़रूरत तो सबको है। अपने अपने धर्म, मैं तो कहता हूँ धार्मिक बन जाओ, कहने वाले मत बनो। आज कहने वाले तो सब है कि मैं इस धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इस धर्म को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अगर उन्हीं के धर्म के बारे में पूछ लिया जाए तो बगले झांकना शुरू कर देंगे। उन्हें खुद ही नहीं पता है कि मेरा धर्म मुझसे क्या कहता है। लेकिन उतना ही चीख कर वो कहने वाले झंडा हाथ में लेके बाहर निकल के ये कहते हैं मैं फला धर्म का हूँ और उसको मुझे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अपने धर्म के बारे में जानते नहीं, बचाने निकल पड़े। आप समझ रहे ना, वो बचाने के लिए तो निकल पड़े हैं लेकिन जानते नहीं हैं। और ये जवाब हो सकता है कि साहब आप उस धर्म को फॉलो करिए। तो हमारा ये कहना है अपने अपने धर्म को फॉलो करिए, सिर्फ बोलिए मत। और जिस दिन आप फॉलो कर दिया अपने धर्म को, तभी तो आप सूफी और संत कहलाएंगे। यही तो है सूफी संत, यही तो है सूफी संतों की विचारधारा। प्रैक्टिकल बनो, इम्प्लीमेंट करो अपने ही धर्म की बातों को, अपनी जात के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। दूसरे को मत देखो कि वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो ये देखो। ये इंपॉर्टेंट है। बदलाव यहाँ से आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बदलाव यहाँ से नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। आप क्या उद्देश्य करके जो सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो आपके उद्देश्य मोहम्मद साहब की भूमिका क्या उद्देश्य है? प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत की तालीम दी, इंसानियत की तालीम दी, इंसाफ कायम करने की तालीम दी है, उसी तालीम को हम अब रात में उन्होंने किस किस पहलू से, किन किन मसाइल पर क्या क्या अंदाज इख्तियार किए हैं, अगर हम उस अंदाज को इख्तियार करते हैं तो हमारी लाइफ में पीस आएगा, सुकून आएगा और हम जस्टिस कायम कर सकते हैं। पसंद आता है तो ले लो, पसंद नहीं आता है तो जिस मोहब्बत से मैंने आपको दिया है उतनी ही मोहब्बत से मुझे वापस कर दो। झगड़े की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी कोई बात किसी पर थोपता नहीं। मैं स्ट्रेस नहीं करता कि आप इसे मान लीजिए। मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ। एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फेंकिए मत। जितनी मोहब्बत से मैंने आपको दिया है उतनी ही मोहब्बत से मुझे वापस कर ले दिए। मैं इस साथ फिक्र और इस नियत के साथ बैठा हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने अपनी विचार रख दिए। पसंद आता है ले लें, पसंद नहीं आता है उतनी मोहब्बत से वापस कर दे, कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का यहाँ आमद पर शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ कि आप यहाँ की तंजीम की दावत पर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सामने आए। ये देश जो हमारा प्यारा वतन है, हमारा मुल्क है, ये सूफ़ी संतों का देश है और इस देश में हमेशा से सूफ़ी संतों की विचारधारा को ही रिकॉग्निशन मिलता रहा है और आज भी हमारे देशवासी सूफ़ी संतों की विचारधारा पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और सूफ़ी संतों की विचारधारा से हमें कल्चर मिला, आपसी भाईचारे को मजबूती करने का सलीक़ा मिला और एक तहज़ीब मिली जिसका नाम है गंगा जमनी तहज़ीब।
अनेकता में एकता कैसे कायम की जाए, ये सूफ़ी संतों की विचारधारा ही ने हमारे अंदर ये सलीक़ा पैदा किया। और इस विचारधारा से ही पूरे दुनिया के अंदर हम इसको लेकर जा रहे हैं कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। और इसका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमने बनाया 2016 के अंदर दिल्ली में वर्ल्ड सूफ़ी फोरम करके, जिसमें पूरी दुनिया के सूफ़ी संतों से जुड़े हुए लोग, इस विचारधारा के लोगों को इकट्ठा किया। और 16 से लेकर जो ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई 4 दिन की थी, 20 तक। और उस वक्त हमने ये बात कही थी कि आतंकवाद को अगर कोई चीज़ ख़त्म कर सकती है तो वो है सूफ़ीवाद। और इसी पर ही दुनिया से तमाम सूफ़ी स्कॉलर्स आए और उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा, जिसमें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, उन्होंने भी अपने इज़हार का ख्याल किया। और पूरी दुनिया में एक पैगाम गया, नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए। आज इस दौर में इस चीज़ की, सूफ़ी संतों की विचारधारा से जो निकली हुई तहज़ीब है, इसे मजबूत करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हमारे देश की इस धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस धरोहर को सेव करें और जो कमज़ोर हुई है उसे फिर से मजबूत करके अपने देशवासियों को इसके साथ जोड़ें। इसी मुहिम के तहत मैं इस शहर औरंगाबाद में आया। चूँकि ये महीना प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे का महीना है, 12th ऑफ रबीउल, जो आई थिंक अक्टूबर के एतबार से 9 और 10th ऑफ अक्टूबर होगा। प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिया, अनकंडीशनल लव, मोहब्बत करो पर कंडीशन मत लगाओ। और ये अनकंडीशनल लव की सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा अपने तमाम फॉलोअर्स को कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। ये एक बात कही उन्होंने, ये नहीं कहा कि पड़ोसी जो मुझ पर बिलीव करता है वो हो तो ख्याल रखना। उन्होंने सिर्फ पड़ोसी कहा है। हम जब इस जुमले पर गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि पड़ोस क्या है, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, ये पड़ोस है। और हर पड़ोस का पड़ोस होता है। तो अगर इसे मिला दिया जाए तो मोहल्ला बन जाता है। महल्ले का पड़ोसी मोहल्ला तो शहर बन जाता है। शहर का पड़ोसी शहर ज़िला बन जाता है। ज़िले का पड़ोसी ज़िला स्टेट बन जाता है। स्टेट का पड़ोसी स्टेट कंट्री बन जाता है। और कंट्री का पड़ोसी कंट्री पूरी दुनिया बन जाती है। तो एक जुमले से हमें पता लग गया कि पूरी दुनियाए इंसानियत का ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर्स को, अपने कंपेनियंस को ये ज़िम्मेदारी दी। यहाँ कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे बात मोहब्बत की हो रही है पर कोई कंडीशन नहीं है। तो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया को जो पैगाम है वह है अनकंडीशनल लव, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव। और आज मौजूदा दौर में जब जब आपसी भाईचारा कमज़ोर होगा, इसे मजबूत करने के लिए हमें इसी फार्मूले पर काम करना होगा। काम हम तब कर सकते हैं जब हम जस्टिस करें, क्योंकि अगर अमन चाहना है, किसी को भी ख्वाहिश है कि अमन हमें चाहिए, ज़बान से कहना अलग है, लेकिन अगर हम दिल से चाहते हैं कि अमन कायम हो, शांति कायम हो, तो इसके लिए ज़रूरी है जस्टिस का कायम होना। बिना जस्टिस के अमन कायम नहीं हो सकता। और जब तक अमन कायम नहीं होगा, शांति कायम नहीं होगी, तरक्की नहीं हो सकती।
तो मैं अपने हर देशवासी से ये अपील करूँगा कि दुनिया ने तरक्की की है तो हमारा हक भी है तरक्की करने का। हमें भी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ में अपना नाम लाने की ज़िम्मेदारी भी है और ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को मेहनत करके तरक्की करके उस लाइन में खड़ा करें जहाँ पर आज सुपर पावर खड़ी हैं। हमें भी सुपर पावर की हैसियत से दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए और ये मुमकिन तभी है जब शांति हो, अमन हो, और शांति और अमन तभी मुमकिन है जब जस्टिस हो। तो हमें जस्टिस का काम शुरू करना है अपने घर से। अपने घर में जस्टिस करेंगे, अगर हमने इसकी अपने अंदर आदत डाल ली तो अपने मोहल्ले में भी करेंगे तो मोहल्ला शांत होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट शांत होगा, स्टेट में करेंगे तो स्टेट शांत होगा, फिर वही चीज़ कंट्री की तरफ जाएगी, फिर वही चीज़ पूरी दुनिया की तरफ जाएगी। मैं प्रैक्टिकल हूँ, सूफी हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं हूँ, प्रैक्टिकल। एक घर बिना सियासत के नहीं चल सकता। मुझे नहीं लगता कि आप अपना घर बिना सियासत के चला रहे हैं, और जिसके अंदर सियासत करने की सलाहियत मौजूद नहीं है वो अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता, वो अपनी वाइफ को हैंडल नहीं कर सकता अगर ये उसके अंदर गुण पैदा नहीं है। तो ये कहने वाली बात है कि मुझे सियासत नहीं करनी है या मैं सियासत से अलग हूँ। सियासत हमारी ज़िंदगी का इतना अहम पार्ट है, तो ये सिर्फ कह देना, मुझे नहीं लगता कि कौन सी अच्छाई पाने की बात कर रहे हैं और कितने अच्छे आदमी बन जाएंगे ये कहकर कि मुझे सियासत से कुछ मतलब नहीं। सियासत का मतलब ही ये है खिदमत खल्क, और इस्लाम को अगर समेट दिया जाए तो दो बातें आती हैं, खिदमत खल्क यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। एक उसका हक है हम पर जिसने हमें पैदा किया, तो जिसने हमें पैदा किया उसका हक क्या है, हम उसकी बड़ाई बयान करें, उसकी तारीफ करें और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। ये कहते रहें कि उसका बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि उसने मुझे दिया, और वो चीज़ें दी, बहुत सी चीज़ें जिसमें मेरी चॉइस नहीं, कि मेरे माँ बाप ये मेरी चॉइस नहीं है, तो उसने बनाया जो मेरे माँ बाप हैं। तो बहुत सी चीज़ें जिसमें मेरी चॉइस नहीं थी उसने मुझको दिया। मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं जैसा हूँ, उसी ने बनाया है। तो उसकी दी हुई चीज़ों पर उसका शुक्र अदा करना, उसकी बड़ाई बयान करना, उसका नाम लेना, इसी का नाम है बंदगी। और फिर दूसरा पार्ट है हुकूकुल इबाद, उसके बंदों का हक, उसके बंदों का हक वो भी हम पर है, उसे पूरा करना। तो अब आप अंदाज़, सियासत है क्या? सियासत का लफ्जी माना है खिदमत खल्क, बंदों की खिदमत, ये है सियासत का माना। तो अगर आपने इसी से अपने आप को अलग कर लिया तो आपके पास बचा क्या है? आपके पास सिर्फ एक आंख है, और एक आंख का मतलब ऐबदार है। दोनों आंख होनी चाहिए, यानी आप अपने पैदा करने वाले के नमन करते रहें, उसकी बंदगी करते रहें, उसकी पूजा करते रहें एक तरफ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चूँकि उसने सब कुछ आपको दिया है, और दूसरी तरफ उसने जो जिम्मेदारी दी है अपने बंदों की, उनकी खिदमत करें। तब आप दोनों आँखों वाले अखियारे हैं, तभी आप कंप्लीट हैं। और अगर इसी को फैला दें, इन दो चीज़ों को, तो दुनिया के सारे अच्छे अमल, सारे पुण्य इसी के अंदर है, सारे सवाब इसी के अंदर है भाई, अच्छे काम इसी के अंदर है। अगर इसे आप फैला दें, समेट दें, तो दो चीज़ें हो जाएगी, उसका जिक्र और उसके बंदों की खिदमत, यानी सियासत। इबादत और सियासत, ये तो हमारी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ है जिससे चोरी दामन का साथ है। मैं उस सियासत की बात नहीं करता जहाँ करप्शन है, मैं उस सियासत की बात नहीं करता जहाँ जुल्म है, मैं उस सियासत की बात नहीं करता जहाँ दूसरे के हक को छीनने की बात की जाए। वो सियासत नहीं है, वो जुल्म है, ज़बरदस्ती में उसका नाम सियासत रखा गया है। आइए अच्छे लोग निकल के आइए, और ये जो सियासत का नाम बदल दिया गया है, सियासत को सियासत के फॉर्म में ले आए, उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, तो दुनिया में अमन होगा और शांति। यानी इसका मतलब ये मोहतरम कि आने वाले
2024 की लोकसभा में बीजेपी से सियासी गुफ्तगू हो सकती है, जैसा आप मफहूम समझा रहे हैं। मीडिया की बड़ी मुसीबत ही है, हर चीज को एक अलग एंगल से देखना। अरे मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ जनाब, सवाल मेरा ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल करें। सवाल करें। देखिए, इस मुल्क की कोई भी हुकूमत हो, पार्टी हुकूमत नहीं करती जी, हुकूमत तो गवर्नमेंट करती है ना। जब गवर्नमेंट बन गई तो पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। मेरा मेरी बात जी, पूरी बात हो जाए तो अच्छा है। जी जी। फिर आपका 10 सवाल होगा मैं दूंगा, क्योंकि मेरा कोई डबल एजेंडा नहीं है कि मैं डरूं। जी, मैं जहाँ जो बोल रहा हूँ वही कमरे में बोलता हूँ, वही स्टेज पे बोलता हूँ, इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं है। बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, आप समझे। मेरा मानना है हुकूमत कोई भी हो, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास प्रॉब्लम लेके जाएं और अपनी प्रॉब्लम को उसके सामने रखें। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो प्रॉब्लम ना ज़ात देखे ना धर्म देखे, उसे तो सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, संविधान। और संविधान की ऐनक लगाकर हर देशवासी को देखना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और संविधान गवर्नमेंट बनाती है, पार्टीज माहौल बनाती है, ठीक है। उस माहौल के ज़रिए जिसे नंबर ऑफ 4 डेमोक्रेसी में है मिल गया, MP बन गए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो हमने पहले ही कहा कि हमारी ज़िंदगी में सियासत इतना करीब है, इतना करीब है कि इसका इनकार करने वाले को मैं सबसे बड़ा झूठा मानता हूँ। तो वो झूठ बोल रहा है यार, जब वो लाइफ की नीड है तो झूठ क्यों बोलते हो भाई। अब रही बात कि कौन किससे टाई अप करेगा, तो जिस दिन मैं ऐलान करूंगा तो मुझे भी MP MLA बनना होगा, तो मुझसे सवाल करिएगा, मैं जवाब दूंगा कि इस पार्टी में रहूंगा, इस पार्टी में रहूंगा, इस पार्टी में रहूंगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सब पार्टी मेरी पार्टी है, क्योंकि मेरे देश को वो नुमाइंदगी कर रही है, तो सब पार्टियां मेरी। मैं आज ही रात में यहाँ रहूँगा और मॉर्निंग में मैं अजमेर शरीफ चला जाऊँगा, और परसों वहाँ 3 तारीख को वहाँ पर भी प्रोग्राम है इसी सिलसिले के अंदर। वहाँ भी कॉन्फ्रेंस है, सूफ़ी कॉन्फ्रेंस अजमेर शरीफ में 3 तारीख को रहेगा, और 4 की दोपहर में जाकर वो ख़त्म होगा, और वहाँ से भी यही मैसेज दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि हमारा देश सूफी संतों का शहर है और हमें इस माध्यम से आगे बढ़ना है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता। मैंने कई कॉन्फ्रेंस देखा हूँ, जैसा आप जैसे जिम्मेदार है कि आपके साथ संत भी आए, क्रिश्चियन के फादर्स भी आए, जैसा आप सूफीज़म का नारा लगाते हैं, जब बात करते हैं तो ये कंसेप्ट तस्वुर आ जाता है, ताकि हमारे देश में एकता भाईचारे का और ज़्यादा मुस्तक़ पैगाम है। ऐसा क्यों हो नहीं पाता। साहब अकेले आए, अगर वो भी आ जाते तो कुछ बात और बन जाती। नहीं, देखिए, यहाँ कोई हमने स्पेशली प्रोग्राम नहीं रखा है। अगर स्पेशली कोई प्रोग्राम, जैसे अभी नागपुर में हम पिछले 3 तारीख को थे, तो अनाउंस करके कि सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो वहाँ सूफ़ी भी हैं, संत भी हैं, क्रिश्चियनिटी को भी बिलोंग करने वाले उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं। तो जब इस तरह का प्रोग्राम होता है तो हम एक मंच पे सारे लोग होते हैं। फिर हम वहाँ से अलग जब होते हैं तो इंडिविजुअल भी काम करते हैं और यूनाइट होकर भी प्लेटफॉर्म पर आके काम करते हैं। तो अभी मैं इंडिविजुअल आया हूँ यहाँ पर इस मैसेज को देने के लिए, लेकिन आपने जो बात कही है, बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि हम सब फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और आप भी सामने होंगे, और तमाम हिंदुस्तान के सूफ़ी संत भी औरंगाबाद के अंदर इकट्ठा होंगे, और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड बहुत जल्द इस काम को करेगी। आप ये मंजर देखेंगे अपनी आंखों से। हमारे देश भर में जो मुसलमानों के हालात चल रहे हैं, मस्जिदों को लेकर हो गए या कुछ पार्टियों को लेकर, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, कैसा आपने भविष्य आगे कैसे कदम बढ़ाना चाहिए मुसलमान? माहौल का नज़रिया 2 है। एक स्क्रीन पर जब देखते हैं तो माहौल कुछ और होता है, और ग्राउंड पर देखते हैं तो माहौल कुछ और होता है। जो लोग फैसले स्क्रीन पर देखकर करते हैं उनका जहन कुछ और बोलता है, जो ग्राउंड पर खड़े होकर देखकर बोलते हैं उनका जहन कुछ और बोलता है। मेरा ताल्लुक़ ग्राउंड से है, उस स्क्रीन से नहीं जो ड्राइंग रूम में लगा है और जहाँ चंद लोग स्क्रिप्टेड बातें कर रहे हैं। तो मेरा जहन वहाँ से नहीं बनता, मेरा जहन महल्लों से बनता है, शहरों से बनता है,
मैं अलग अलग जगहों पर जाता हूँ और सबसे मिलता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं नज़र आता जो स्क्रीन पर नज़र दिखलाया जा रहा है या हमें महसूस कराने की कोशिश की जा रही है। 126 करोड़ की आबादी रखने वाला मुल्क है, अगर कहीं थोड़ा से बर्तन खनकते हैं तो इतनी टॉलरेंस तो हमारे पास है कि हम बैठकर उस मसले को हल करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे, और हम एक ना एक दिन इसमें हम सक्सेस होंगे और हम काम कर लेंगे। वो लोग नाकाम होंगे जो हमसे हमारी इस धरोहर को हमसे छीनना चाहते हैं। अभी जो आपने बात की अपने देश में अमन और शांति की, तो अपने घर से ही जस्टिस की शुरुआत करना है, उसके बारे में? यस, मैंने बोला ना कि हम जब अपने घर से ही जस्टिस कायम करेंगे, जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी का हर रिश्ते पर हक मौजूद है, ड्यूटीज़ हैं। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी से, आप पत्रकार हैं, आपकी ड्यूटी आपको पता है, पत्रकारिता की एक एथिक्स है, अगर आप उस एथिक्स के मुताबिक ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपने जस्टिस कायम कर दिया। अगर आपने अपनी एथिक्स को हटा दिया, आपने अनजस्टिस किया, और जैसे ही आप जस्टिस से बाहर जाएंगे तो मुमकिन है कि अशांति फैल जाए। जो अभी मैंने आपको इशारों में कहा ना कि मैं ड्राइंग रूम में लगी हुई स्क्रीन को देखकर फैसला नहीं कर रहा हूँ। अगर ड्राइंग रूम में लगी हुई स्क्रीन की तरफ देखकर बोलूँगा तो शायद ज़बान बदल जाए, लेकिन मैं ग्राउंड पर खड़ा होकर देखकर बोल रहा हूँ तो मेरी सोच, मेरी फ़िक्र और मेरा तजुर्बा बिल्कुल डिफरेंट है ड्राइंग रूम से। आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, 8 साल में एक समाज को ऐसा लगता है हिंदुस्तान में कि दोनों समाज कभी अब एक नहीं हो सकते। उनमें जो डर की भावना है, इसको आप कैसा महसूस करते हैं? कैसी एक एकता है? महसूस करना अलग बात है, हकीकत का होना अलग बात है। कभी ये लगता है जब विदाउट एफर्ट्स हम जब कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमको लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन जब उसी पर एफर्ट शुरू होता है तो वही नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। अभी IPF पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंदी लगा, उसके खिलाफ संगठन कोर्ट में भी गए। किस पर? PFI पर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंदी लगाई। कुछ संगठन उसके खिलाफ कोर्ट में जा रहे, कुछ रास्ते पे आने की बात कर रहे हैं, इसको कैसा बोलते? आने तो दीजिए। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो कोर्ट में जा रहे हैं तो जस्टिस ही के लिए जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारे साथ अनजस्टिस है। कोर्ट इसीलिए कायम की गई है कि वो जस्टिस करे, वो अपना पक्ष रखेंगे। अब रही बात कि लोग सड़क पर आने की बात कर रहे हैं, आने तो दीजिए, तब बात करेंगे ना। कहाँ कयास पर बात कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। संविधान के अंदर रहते हुए, उसको फॉलो करते हुए हमारे हर हिंदुस्तानी को अपना जो राइट हमारे संविधान ने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर कोई आदमी प्रोटेक्ट या प्रोटेस्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है किसी को, अगर वो संविधान के दायरे के अंदर है, संवैधानिक है, तो हमें ऑब्जेक्शन करने का हक नहीं कि मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। आपको लगता है आज का गवर्नमेंट संविधान को फॉलो कर रहा है? हाँ, आज का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, संविधान को फॉलो हो रहा है? गवर्नमेंट बनती ही है संविधान पर। कौन सी गवर्नमेंट है जो संविधान के बाहर बनती है? सॉरी, हर गवर्नमेंट संविधान के अंदर बनती है। संविधान के बाहर तो मुझे नहीं लगता। संविधान के बाहर जो गवर्नमेंट कहलाएगी वो सिर्फ कही जाएगी, वो गवर्नमेंट नहीं होगी, डिक्टेटरशिप होगी। और जो संविधान के अंदर आ गई वो गवर्नमेंट है। आज एक समाज में डर का माहौल है, संविधान से लगता है। हाँ, आज एक समाज में डर का माहौल है, ये संविधान को लगता है। संविधान में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। संविधान में नहीं लिखा है ना, यही तो बात, आप खुद मेरी बात आप कर रहे हो। संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। तो जिसे डर महसूस हो रहा है, तो संविधान ने जिस ताकत को खड़ा किया है इसी काम के लिए, इसी काम के लिए कि डेवलपमेंट करे और अपने देश के जो संविधान के अंतर्गत रहते हुए कानून को फॉलो करते हुए लोग रह रहे हैं, उनके अंदर अगर डर की भावना है तो उस पावर को, उस डर की भावना से को निकालना पड़ेगा।
ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पूछे कि आखिर क्यों है, डर की भावना क्यों है। तो उसके बहुत से रीज़निंग हो सकती है। जैसे अभी आपने एक मिसाल दिया ना कि वो कोर्ट में जा रहे हैं तो कोई दूसरा उसको अपोज कर रहा है, वो कह रहे हैं सामने आने वाले हैं तो अपोज कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मत करें। आज आज मैं औरंगाबाद शहर में इसलिए आया हूँ कि खानकाह नहरिया के अंदर ईद मिलादुन्नबी का इजलास होना है। ये महीना प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मिलादत का महीना है, जिसे हम ईद मिलादुन्नबी के नाम से जानते और पुकारते हैं। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए खानकाह नहरिया के इजलास ईद मिलादुन्नबी के जलसा किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए। कब रहेंगे जलसा? आज रात में इशा के बाद होगा और रात में 1:30 बजे तक चलेगा। मौलाना एक सवाल मैं कर लेता हूँ। बहुत जल्द हमारी कोशिश है और ये आने में इसके पीछे भी ये भी एक मकसद है कि यहाँ के जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए इस इवेंट को बहुत जल्द औरंगाबाद में हम लोग करें, ताकि यहाँ के भी लोगों की इस जरूरत को पूरा कर सकने में कामयाब हो सकें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।